हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर अभी तक हमने स्टार्ट किया नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, केवल पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में ही बात करें, क्योंकि वो भी क्या है, चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे कैसे होती है, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलो। तो जो डिस्कवरीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो बच्चों, हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में मैटर के बारे में। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीजें, मैटर एटम से बना है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल है, ऐसा पहले कहा जाता है। ठीक है, फिर हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में काफी सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे। तो कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आगे जाके मॉडिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कौन कौन से मॉडिफाई किए जाते हैं, जैसे ये, जैसे उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, सबका एटॉमिक मास साइज सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास अलग अलग भी हो सकता है, जिनको हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, उन्हें डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। बाकी बात की थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, कि पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट ये भी था कि ये जो एटम्स हैं ना तो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ना ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लेकिन हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस में कि इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन नॉट बी, आइडिया दैट दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आइडिया जो है ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाता है, क्योंकि एटम को ब्रोकन डाउन किया जाता है और ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान उन्हें क्या ब्रोकन भी किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, लिमिटेशंस कह सकते हैं हम इसे। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम को डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को लेकर के कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। देखो, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। ये ध्यान रखना है हमेशा, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा। फिर हमने यहाँ पर बात की थी एक्सपेरिमेंट की, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पर, हमने नहीं, आज साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने कंडक्ट किया। ठीक है, जहां पर क्या किया उन्होंने, देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या किया गया, इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ले ली गई, उसे बैटरी से कनेक्ट किया गया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली गई, एक एनोड है और एक कैथोड है। चलो, तो कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इसको परफोरेटेड किया गया। क्या किया गया, परफोरेटेड। कैसा है ये, परफोरेटेड। इसके पीछे क्या लगा दी गई, एक ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी गई, क्योंकि ऐसे में जब हम यहाँ से ऑन करेंगे, पार्टिकल यहाँ जाएंगे स्ट्रेट लाइन से, यानी कि जो रेज हमें जाती हुई दिखेंगी तो नहीं, है ना, इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे, ZnS स्क्रीन की मदद से। लिख लेंगे यहाँ पर ZnS, तो ये क्या है, एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, जब पार्टिकल्स यहाँ से आएंगे, कैथोड रे है यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और यह है एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से जो है पार्टिकल्स आएंगे परफोरेटेड एनोड से होते हुए, उसके बीच में परफोरेटेड का मतलब है बीच में क्या है, ठीक है, होल्स हैं। तो इन होल से होते हुए कहाँ जाएंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराएंगे और क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। तो जितनी बार ये ग्लो करेंगे यानी कि तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वहां पर हिट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने कैथोड रे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं।
नेगेटिवली चार्ज है तभी तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जा रहे हैं, है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज होती तो एनोड की तरफ जाती, ठीक है। और मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तब क्यों जाती किसी की तरफ, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो क्या करता है, आपस में रिपेल करता है, ठीक है। चलो फिर चार्ज बाय मास रेशियो हमने बात कर ली थी, है ना, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। फिर मॉडिफिकेशंस देख लिए थे हमने, कंप्लीटली इवैक्यूएट किया जाता है, होल्ड वाज क्रिएटेड इन एनोड, एनोड में होल्ड किया जाता है, ZNS स्क्रीन प्लेस की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर हम इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने का कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस पर? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल्स है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन डिफ्लेक्ट किसकी तरफ करेंगे, ऊपर डिफ्लेक्ट करेंगे, नीचे डिफ्लेक्ट करेंगे? तो देखो कैथोड रे से जो पार्टिकल आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास जा रहे हैं, तो किसकी तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो भी क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, तो भी क्या करेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया तो पॉइंट दूसरे पॉइंट की तरफ भी क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि रेज जो है डिफ्लेक्ट भी करती है। चलो तो ZNS स्क्रीन लगा दी गई, इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ये देखो नीचे की तरफ क्यों हो रहे हैं, अभी आप कहोगे कि अभी तो लास्ट उसमें आपने बताया कि ऊपर को डिफ्लेक्ट करेंगे, तो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे है ना पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज रेज कहाँ की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहा हमने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने कहा बच्चों, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जिसको हमने प्रोटॉन कहा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, एक मैग्नेट है, तो देखो इधर की तरफ डिफ्लेक्शन, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट सी पर। बाकी स्ट्रेट लाइन पे तो ट्रैवल करेगा जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है तो देखो ए की तरफ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर जो पॉइंट ए है, क्योंकि ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ए की तरफ ही डिफ्लेक्ट ये करेगा। तो डिफ्लेक्शन में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, आप कहोगे कहीं पर ऊपर बता रहा है डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज में, कहीं पर नीचे बता रहा है डिफ्लेक्शन, नहीं, डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको देखना है। चलो तो इसके भी कुछ फैक्ट, डिफ्लेक्शन किस पर, मास पर, चार्ज पर और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो ये हो गया था। बाकी हमने ये भी डिस्कस किया था कि मास, चार्ज बाय मास का रेशियो क्या है, ठीक है, मास बाय चार्ज का रेशियो क्या है, सॉरी चार्ज बाय मास का रेशियो क्या है, ये डिस्कस कर लिया था। और चार्ज बाय मास रेशियो से हमने चार्ज फाइंड कर लिया था, मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से हमने चार्ज फाइंड कर लिया था। अब जब चार्ज फाइंड कर लिया है और चार्ज बाय मास रेशियो हमारे पास है, तो हमने मास भी इलेक्ट्रॉन का आसानी से फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया था। इस तरीके जैसे ऑयल ही आती है, यहाँ पर ये अलग अलग फील्ड अप्लाई होते हैं जिससे कि ये ड्रॉप वाइज नीचे हमें दिखती है। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर काम करता है, ठीक है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक। बाकी अगर चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता है क्या है, सॉल्व कर लेंगे, हमने मास निकाल लिया क्योंकि चार्ज भी हमने फाइंड कर लिया था, चार्ज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको इतना ध्यान रखना है। चलो तो चार्ज बाय मास रेशियो हमने फाइंड कर लिया था, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। प्रोटॉन्स के बारे में बात कर ली थी। देखो प्रोटॉन्स का भी जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी कुछ कुछ ऐसे ही कंडक्ट किया था जो इलेक्ट्रॉन में क्या था उसके जस्ट अपोजिट, बस यहाँ पर जो है गैस के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लिए थे, पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने बात कर ली थी कि यहाँ पर जो कैथोड रे ट्यूब है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएट नहीं की जाती, ठीक है, फिल्ड विद गैस। होल वाज क्रिएटेड इन कैथोड, कैथोड में होल क्रिएट किया गया, ZNS स्क्रीन लगाई गई, ठीक है, प्रोटॉन के डिस्कवरी में। यहाँ पर भी सेम ग्लो देखा गया,
जिससे पता चला कि पार्टिकल्स क्या हैं, चार्जड हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के समय भी ये देखा गया कि ग्लो देखा गया, तो पार्टिकल चार्जड थे, यहाँ पर भी पार्टिकल चार्ज थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर नेगेटिवली चार्जड थे, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज थे। क्यों थे? क्योंकि वो पॉजिटिव की यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन में वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं यानी कि पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्जड हैं। ठीक, चलो नेचुरल नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद अपने लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली थी, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्कवर किया गया था चैडविक के द्वारा। अच्छा, कैसे? बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करा करके। ठीक है, इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, न्यूट्रल है, या हम कह सकते हैं इसको कैसा है, ये जीरो। जीरो, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है और रिप्रेजेंट किया जाता है इसे एन से। फिर दूसरा हमने स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, इसका जो मास है हम ये कह सकते हैं कि इट्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से तो काफी ज्यादा इनका मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए इसे निग्लेक्ट भी किया जाता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, लगभग 1842 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो हम एक पॉइंट के लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और इन दोनों का मास बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? इस एक पॉइंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है कि जो न्यूट्रॉन का मास है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है न्यूट्रॉन का मास, किससे? प्रोटॉन के मास से। ठीक, चलो अच्छा, यहाँ पर इस टेबल को देखते हैं, तो ये सिंबल है, ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन का चार्ज भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, ठीक है, पॉजिटिव में होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज जो हमने बात की, इट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन कैसा हो गया, जीरो। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी होता है, काफी होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है। कितना? अगर हम केजी में कहें तो लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, और अगर हम वैसे देखें तो 0.00054 क्या है, मास है। ठीक है, क्लियर? अप्रॉक्स कितना ले लिया, जीरो ही ले लिया अप्रॉक्स, तो यानी कि बहुत कम मास है इलेक्ट्रॉन, किसे नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं। ऐसे अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻37 केजी। वैसे ही सेम ऐसा ही प्रोटॉन का मास भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी, लगभग थोड़ा सा इसका मास ज्यादा होता है। जैसे देखो क्या, कहाँ पर चार्ज की बात करें तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमने फाइंड किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। सेम चार्ज किसका है, प्रोटॉन का भी है, लेकिन साइन अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन का मास जीरो ही है। अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इसका रिलेटिव चार्ज क्या ले लेते हैं, +1, इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं -1, इसको +1, और ये क्या है, जीरो। मास की बात करें तो मास क्लियर जो हमने अभी पढ़ा वो, अगर आप बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस देखें तो देखो 1.7262 यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 7492, यानी कि बहुत कम डिफरेंस यहाँ पर है दोनों के मास में, लगभग बराबर ही होते हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर देखो बहुत कम डिफरेंस आपको दिखेगा, और अप्रॉक्स ये तो जीरो है, इनका मास कितना ले लिया है, 1 ले लिया है। क्लियर है? चलो, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, ये याद कर लेने हैं, क्योंकि ये वैल्यू कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर भी कैलकुलेशन में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि हमने देख लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जाती है किस पर, बेरिलियम शीट पर, जो कि हमने देखा। उसको बस हम एक शॉर्ट उसमें देख रहे हैं ना, फ्लोर चार्ट टाइप का देख रहे हैं, ताकि देखो इतना सारा हमने यहाँ पर पढ़ा अभी,
है ना। इसको अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग या बम्बार्डिंग कराई गई बेरिलियम शीट पर। फिर हमें मिलता है न्यूट्रॉन, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, चार्ज 0। मास की बात करें तो मास कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है और चैडविक द्वारा खोजा गया। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो टेबल अभी हमने देखी, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल E, प्रोटॉन के लिए P और न्यूट्रॉन के लिए N। एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में बात करें तो इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। ठीक है, रिलेटिव चार्ज इसका -1, इसका +1 और इसका 0। मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इलेक्ट्रॉन का इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसको आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये भी सेम ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये होता है 0.00054 समथिंग होता है, ये भी होता है ये होता है 1.0072 समथिंग, ये होता है 1.0089 समथिंग। ठीक, ऐसा अप्रॉक्स मास की बात करें तो ये 0 ही ले लेते हैं हम, इसको 1, ये भी 1। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, पूरा आपको याद होना चाहिए। ये काफी इजी है और ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो की अगर हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, तो समरी की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एटम्स क्या है, डिविजिबल है, कहा जा रहा था नहीं है लेकिन डिविजिबल है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एटम्स के क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी हमने। ठीक है, दोनों को हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पढ़ा। एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई। ठीक है, एक में क्या था कि कैथोड से रेज आ रही थी, उन्हें कैथोड रेज भी बोल रहे थे। एक में एनोड से रेज आ रही थी, उन्हें कैनाल रेज भी कह रहे थे। कैथोड से आ रही थी कौन सी रेज, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज, और किसकी तरफ जा रही थी, परफोरेटेड एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, जबकि प्रोटॉन में क्या हो रहा था, एनोड से पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज आ रही थी और परफोरेटेड कैथोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी हमने बात की कि दोनों पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिवली चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है। मास के बारे में बात कर ली, दोनों का मास में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग, अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू कहें तो लगभग 1800 गुना कम होता है प्रोटॉन के मास से। ठीक है, फिर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात की। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। तो अगर हम जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के मास के बारे में जब हम बात करते हैं तो एटम का जो मास है वो मेनली किससे बना हुआ होता है, वो मेनली होता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का वहां पर कोई रोल नहीं होता। ठीक है, चलो तो इसके चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज क्या है, 0। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एनसीईआरटी से कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 16, क्योंकि ये अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है एटॉमिक मॉडल्स। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, देखो बच्चों अभी तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये तीनों पार्टिकल्स एक एटम के अंदर हैं, या बोल लेते हैं कि मिलकर के एक एटम बनाते हैं ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, बोलने में क्या ही है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, या हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों
एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तक हमने यही पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या बेसिकली ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये पूरे एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना, कैसे अरेंज हो रखे हैं। हमें अभी एटम का मॉडल तो पता ही नहीं है कि एटम का एक्चुअल मॉडल या एक्चुअल स्ट्रक्चर होता कैसा है। क्या एटम ऐसा होता है, गोल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इस तरीके से हो? क्या ऐसा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होता है? क्या इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ? तो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसा है इसका स्ट्रक्चर, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। ठीक है, वही मॉडल्स हमें पढ़ने हैं। तो पहले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया, फिर उसमें जो है कुछ कमी निकली, फिर नेक्स्ट मॉडल आया, फिर उसमें कुछ कमी निकली, फिर नेक्स्ट मॉडल आया, फिर उसमें कुछ कमी निकली, फिर नेक्स्ट मॉडल आया। इस तरीके कई सारे मॉडल आए हैं इसके एटम के। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो हमें यहाँ पर उन्हीं मॉडल को एक बार डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। अब उन्होंने काफी चीजें डिस्कस तो की, लेकिन काफी सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाए और एक्चुअल जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बता नहीं पाए। ठीक है, फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब उनके अकॉर्डिंग भी वो मॉडल तो सही था, लेकिन वहां पर भी वो एक्चुअल मॉडल जैसा अब नहीं था, एक्चुअल मॉडल जैसा नहीं था, उसमें भी कई सारे लिमिटेशन थे, कई सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर आए नील बोहर, उन्होंने दिया अपना बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि काफी समय तक चला और काफी हद तक काफी सही मॉडल भी था, काफी सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने सही भी दिए, लेकिन फिर भी वो एक करेक्ट मॉडल नहीं था। फिर आया हमारा जो मॉडर्न मॉडल है जिसे हम पढ़ते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो बाकी के 3 मॉडल्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप खुद से भी सोचना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होंगे किसी एटम में, कैसे ये एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से, जो कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, फिर रदरफोर्ड मॉडल बात करेंगे। ठीक है, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को अगर हम डिस्कस करें, तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा, या थॉमसन जी ने कहा कि जो एटम है उसका जो मॉडल है वो किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह है। अब वाटरमेलन की तरह, क्या एटम वाटरमेलन की तरह कैसा हुआ? उनका कहना था कि ये जो वाटरमेलन है, इसका ये जो रेड पार्ट है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये जो सीड्स हैं वाटरमेलन के, जो ब्लैक सीड्स होते हैं ना, जो उसमें क्या है, एम्बेडेड है ना, उस पर क्या है, ऐसे एम्बेडेड है, बैठे हुए हैं, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका कहना था कि जो मॉडल है वो वाटरमेलन की तरह है, जैसे ये पॉजिटिव पार्ट है वैसे ही क्या है प्रोटॉन्स है, और ऐसे जैसे ये सीड्स हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये एक चीज को बताता था कि एटम के न्यूट्रल नेचर को बताता था। उन्होंने कहा जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और जिस वजह से ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है हमारा एटम। ठीक है, चलो, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों, एक कुकी लेते हैं ना, कुकी हमने देखे ऐसे बिस्किट, ऐसे बिस्किट देखे हैं हमने, ऐसा कोई बिस्किट है और उस पर जो है चोको चिप्स होते इस तरीके से चोको चिप्स, ये तो वाटरमेलन जैसा ही बन गया। चलो, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कुकी है ना, एक बिस्किट है, और बिस्किट में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चोको चिप्स होते हैं। तो थॉमसन का कहना था, या प्लम पुडिंग होती है। ठीक है, प्लम पुडिंग में भी क्या होता है कि पूरा जो मिल्क रहता है, मिल्क से बना हुआ रहता है पूरी पुडिंग, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। पूरा मिल्क क्या है, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है वो है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कुकी में भी जो ये पूरा बेस है कुकी का, जो पूरी कुकी है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और उस पर जो ये चोको चिप्स हैं वो क्या है बच्चों, वो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो उस पर एम्बेडेड है। ठीक है, उनका कहना ये था, जिससे हम कह सकते हैं वाटरमेलन, या हम कह सकते हैं ये किसकी तरह भी है, प्लम पुडिंग मॉडल की तरह, प्लम पुडिंग की तरह। तो इसको बच्चों वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, इसे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को। अब ये जो सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये जो रेड जूसी पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन क्या रियल में एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है? नहीं होता है।
ठीक है, चलो तो इन्होंने बताया न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी कि वो कैसा है, कैसा हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया। तो उन्होंने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें है, ये उनका कहना था। फिर आए रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने से पहले आपको क्या कर लेना, एक बार ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है इसको आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसको आपको नोट कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।